मई 2025। इंदौर के न्यूली वेड कपल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हनीमून मनाने मेघालय जाते हैं। चंद दिनों में ही कपल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। गायब होने की खबरों के बीच इस हनीमून ट्रिप पर राजा रघुवंशी के साथ आगे जो कुछ भी होता है उससे जुड़ी खबरें आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले सोनम और राजा रघुवंशी की मुलाकात कैसे हुई? बात शादी तक कैसे पहुंची? सोनम को शादी में राजा के परिवार की ओर से मिले 16 लाख के जेवर का क्या हुआ? प्लान कश्मीर में हनीमून मनाने का था, तो ये लोग मेघालय कैसे पहुंच गए? हनीमून ट्रिप से जुड़ी साजिशें कब, कहां और किसके साथ रची गईं? सोनम के पास दो दो मंगलसूत्र कहां से आए? वेल, ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ना सिर्फ इन सवालों के जवाब बताएंगे, बल्कि शादी से पहले कैसे साजिशों का दौर शुरू हुआ और हाल के दिनों में इस केस से जुड़े कौन से खुलासे हुए हैं, सब कुछ बताएंगे। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। यकीन मानिए, हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिनसे अभी आप अनजान होंगे। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से आप क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों ही मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। राजा रघुवंशी का जन्म 1996 में हुआ था। उनके पिता का नाम अशोक रघुवंशी और माता का नाम उमा रघुवंशी है। राजा परिवार का सबसे छोटा बेटा था। राजा से बड़े दो भाई थे। एक का नाम सचिन रघुवंशी और दूसरे का नाम बिपिन रघुवंशी है। राजा रघुवंशी के परिवार का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद राजा रघुवंशी अपने इसी पारिवारिक बिजनेस में शामिल हो जाते हैं और काफी अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ सोनम रघुवंशी का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश छोड़कर इंदौर चले आते हैं। कुछ समय तक छोटा मोटा काम करने के बाद इंदौर में ही अपना आटा चक्की लगाते हैं। कुछ समय तक आटा चक्की चलाने के बाद ये प्लाईवुड के बिजनेस में कदम रखते हैं। यहीं से सोनम के पिता की किस्मत पलट जाती है। प्लाईवुड के बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और देखते ही देखते इन लोगों का बिजनेस मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात समेत कई दूसरे राज्यों में फैल जाता है। इस परिवार की गिनती करोड़पति परिवारों में होने लगती है। सोनम के परिवार में उसके अलावा इसका भाई गोविंद भी है। सोनम पढ़ाई लिखाई में एवरेज स्टूडेंट थी। 2 बार में ये 10th पास करती है और बड़ी मुश्किल से 12th की डिग्री हासिल कर पाती है। पढ़ाई लिखाई में भले ही सोनम तेज नहीं थी, लेकिन पारिवारिक बिजनेस में इसका दिल खूब लगता है और बहुत जल्द ही ये अपने पिता की प्लाईवुड कंपनी में एचआर के पद पर काम करने लगती है। सोनम और राजा रघुवंशी दोनों का ही परिवार आर्थिक रूप से काफी अमीर था। दोनों ही अपने अपने पारिवारिक बिजनेस में मिली जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे। इसी को देखते हुए राजा रघुवंशी के परिवार वाले राजा की शादी करने का फैसला करते हैं। उधर सोनम के परिवार वाले भी उसके हाथ पीले करने की योजना बनाने लगते हैं। इसी के बाद शादी की नियत से सोनम के परिवार वाले सोनम का नाम रघुवंशी परिचय पुस्तिका में दर्ज करवा देते हैं। उधर राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी राजा की डिटेल रघुवंशी परिचय पुस्तिका में लिखवा देते हैं। रघुवंशी परिचय पुस्तिका एक ऐसी डायरी होती है जिसमें रघुवंशी समुदाय के लोग शादी के लायक हो चुके लड़के लड़कियों की डिटेल्स दर्ज करवाते हैं। इसी के जरिए लोग रिश्ता ढूंढते हैं। रामनवमी के अवसर पर सोनम और राजा के परिवार वाले पहली बार इसी परिचय पुस्तिका के जरिए एक दूसरे का बायोडेटा देखते हैं। बायोडेटा पसंद आने पर पारिवारिक स्तर पर एक दूसरे से संपर्क करते हैं। फिर शादी की बात तय हो जाती है। बात तय होने के बाद 11 फरवरी 2025 को बड़े ही धूमधाम से तरीके से राजा रघुवंशी और सोनम की सगाई हो जाती है। जैसा कि अमूमन होता है, सगाई के बाद सोनम और राजा के बीच फोन के जरिए बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सगाई के समय ही तय किया जाता है कि 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी की जाएगी। समय बीतते हुए वो दिन भी आ ही जाता है जब सोनम और राजा रघुवंशी एक दूसरे के हो जाते हैं। 11 मई 2025 को बड़ी ही धूमधाम से हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों की शादी होती है। शादी के दौरान रस्म के मुताबिक राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से सोनम को लगभग 16 लाख मूल्य के सोने के गहने दिए जाते हैं।
शादी के बाद सोनम को लेकर राजा अपने घर चला आता है। शादी के बाद सोनम का व्यवहार बिल्कुल सामान्य ही रहता है। वो ससुराल में आने के बाद सामान्य रूप से ही पूजा पाठ करती है। शुरुआत के दिनों में सोनम की छवि एक संस्कारी बहू की बनती है। घर में लोगों के बीच रहने के बावजूद सोनम फोन पर भी बिजी रहती थी। परिवार वालों को लगता है कि शायद नई जगह उसका दिल नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपने परिवार वालों से बात करने में बिजी है। मगर आगे चलकर ये कुछ और ही साबित होता है। शादी के एक दो दिन बाद ही दोनों हनीमून डेस्टिनेशन डिसाइड करने में लग जाते हैं। पहले तय होता है कि दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाएंगे। खासकर राजा का मन कश्मीर जाने का था। मगर सोनम राजा को कश्मीर की बजाय मेघालय जाने को कहती है। पहले तो राजा मना करता है, मगर सोनम के बार बार कहने पर राजा मेघालय जाने के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के जस्ट बाद सोनम शिलोंग के लिए फ्लाइट टिकट खुद ही बुक करती है। राजा तो मन में अनेक सपने बुनते हुए मेघालय के लिए निकलता है, लेकिन सोनम अपने मन में एक अलग योजना बनाए हुए मेघालय के लिए 20 मई को निकल जाती है। 20 तारीख को दोनों इंदौर से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचते हैं। इस दौरान शादी में मिले गहने, यहां तक कि राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी सोनम अपने पास रखती है। 21 तारीख को सोनम और राजा शिलोंग पहुंचते हैं और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। यहीं से दोनों कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। अगले दिन यानी 22 मई को दोनों शिलोंग के कीटिंग रोड स्थित एक बाइक रेंटर से संपर्क करते हैं और सोहर चेरापूंजी जाने के लिए स्कूटी किराए पर ले लेते हैं। इनके साथ एक लोकल गाइड भी होता है। 22 की रात दोनों शिलोंग पहुंचने के बाद शिपारा होम स्टे में रुकते हैं। सुबह यहीं से निकलकर दोनों पास के ही मशहूर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने जाते हैं। इस दौरान दोनों फोटो भी खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। अब आता है 23 मई 2025, वो तारीख जिस दिन राजा रघुवंशी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सुबह के लगभग 5:30 बजे सोनम और राजा गेस्ट हाउस से निकलकर वेई सावडोंग वाटरफॉल तक जाने का प्लान बनाते हैं। सोनम और राजा किराए की स्कूटी से वाटरफॉल के पार्किंग लॉट तक आते हैं। यहां से दोनों ट्रैकिंग शुरू करते हैं। कहने को तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर बहुत कम ही टूरिस्ट यहां आना पसंद करते हैं। सोनम ने प्राकृतिक खूबसूरती देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए राजा यहां आने को तैयार हो जाता है। ट्रैकिंग करते हुए लगभग 3000 सीढ़ियां चढ़नी थीं। इसी दौरान सोनम लगभग 12:30 बजे अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन करते हुए कहती है कि वो राजा के साथ वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग कर रही है। लगातार सीढ़ियां चढ़ने की वजह से काफी थक गई है। सोनम इसी दौरान सास को यह भी बताती है कि उसने व्रत रखा है, इस कारण कुछ खा पी भी नहीं रही है। राजा की मां अपनी बहू को अपना ध्यान रखने को कहती है और फोन कट जाता है। इसके कुछ समय बाद 1:43 पर सोनम अपनी मां को फोन करते हुए ट्रैकिंग के बारे में जानकारी देती है। थोड़ी सी बातचीत के बाद ये फोन भी कट जाता है। इसके कुछ देर बाद राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनम के साथ एक फोटो पोस्ट होती है जिसमें दोनों खुश नजर आते हैं। ये आखिरी बार था जब सोनम की किसी से इस हनीमून ट्रिप के दौरान बात हुई थी। इसके बाद कई बार दोनों के ही परिवार वाले राजा और सोनम से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ आता है। शुरू में लोगों को लगता है कि जंगली इलाके में होने की वजह से, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया होगा। इस इंतजार में कि शायद उन दोनों से बात हो जाएगी, कई घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। परिवार वाले हर स्तर से सोनम और राजा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। थक हार कर 24 तारीख को राजा के भाई विपिन रघुवंशी इंदौर से शिलोंग के लिए निकल जाते हैं और सीधे ईस्ट सोहर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर राजा और सोनम के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सोनम और राजा से जुड़ी अहम जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है, क्योंकि ये मामला एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घर से जुड़े लड़के लड़की के गायब होने का था। इसलिए पुलिस पूरी शिद्दत से उन्हें ढूंढने में लग जाती है। 24 तारीख को जांच के दौरान पुलिस वालों को एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में वो स्कूटी मिल जाती है जिसे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था। अगले ही दिन से सोनम और राजा के गायब होने की खबरें मीडिया में चलने लगती हैं और ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेता है
कि मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से बात करते हुए उन्हें भी मामले की जानकारी देते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजा और सोनम के बारे में मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं। इसके बाद सोनम और राजा को ढूंढने के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। मेघालय पुलिस के अलावा इस सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी शामिल कर लिया जाता है। खराब मौसम और तेज बारिश के बावजूद पूरी शिद्दत से इन लोगों की तलाश होती रहती है, मगर कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। 27 तारीख को इस केस में पुलिस को इन लोगों से जुड़ा बैग पास के ही एक खाई में मिलता है। अब सर्च ऑपरेशन में लगे लोगों को लगने लगता है कि जल्द ही सोनम और राजा का भी पता लग जाएगा, लेकिन तभी मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और काफी तेज बारिश होने लगती है। इस कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ता है। लेकिन फिर 30 मई से सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। इस दौरान पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। जब कई दिनों तक राजा और सोनम का पता नहीं चलता है तो मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगती हैं। दोनों के परिवार वाले भी पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाने लगते हैं और जांच सीबीआई के हवाले करने की मांग करने लगते हैं। इन सब के बीच पुलिस पूरी क्षमता से अपनी इन्वेस्टिगेशन और सर्च ऑपरेशन जारी रखती है। अब सर्च ऑपरेशन में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाने लगता है। फाइनली 2 जून 2025 को इस मामले में पुलिस वालों को पहली कामयाबी मिलती है। ड्रोन कैमरे से वाटरफॉल के करीब की खाई में एक शव दिखाई देता है। यह शव लगभग 1.5 से 200 फीट की गहराई में था। शव को जल्द ही वहां से निकाला जाता है। हाथ पर बने टैटू और स्मार्ट वॉच के जरिए उसकी पहचान राजा रघुवंशी के तौर पर होती है। यह पहचान राजा रघुवंशी के भाई करते हैं। राजा का शव मिल गया था, लेकिन सोनम अब भी लापता थी। पहली नजर में लोग शक जताते हैं कि शायद सोनम और राजा के साथ लूटपाट की हिंसा हुई होगी, जिसमें सोनम को किडनैप कर लिया गया होगा और राजा की हत्या कर दी गई होगी। एक दूसरी अटकलें ये लगाई जाने लगती हैं कि शायद दोनों किसी हादसे का शिकार हो गए होंगे और सोनम का भी शव इसी लोकेशन के आसपास होगा। इसलिए एरिया की और अच्छे से जांच की जाती है, मगर सोनम का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक जाती हैं, क्योंकि राजा के मौत का कारण सामने आते ही बहुत कुछ साफ होने वाला था। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए शिलोंग के नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज भेजा जाता है। यहां से जो रिपोर्ट आती है उसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सर पर धारदार हथियार से किए गए हमले को बताया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा जाता है कि सर पर किसी धारदार चीज से पहले आगे की तरफ से और फिर पीछे की तरफ से हमला किया गया। यह हमला इतना तेज था कि राजा की खोपड़ी की हड्डियां तक टूट गई थीं और आंखें निकलकर बाहर आ गई थीं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद साफ हो जाता है कि राजा और सोनम के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है, बल्कि राजा की मौत साजिशों के कारण हुई है। पहला शक सोनम पर ही जाता है। पुलिस इस साजिश को बेनकाब करने के लिए क्राइम स्पॉट से सबूत जुटाना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस वालों को क्राइम सीन पर 2 तेज धारदार हथियार मिल जाते हैं, जिस पर कई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इसके अलावा उसी जगह से कुछ कपड़े, रेनकोट, एक टूटा हुआ मोबाइल और भी कई चीजें मिलती हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और सोनम तथा राजा रघुवंशी के कॉल डिटेल्स की जांच शुरू करती है। जहां से भी सोनम और राजा रघुवंशी गुजरे थे, उन इलाकों से सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा कॉल डिटेल्स भी निकलवाई जाती हैं, तो पता चलता है कि सोनम ने पिछले 39 दिनों में संजय वर्मा नाम के एक व्यक्ति को 239 बार फोन किया था। यह बातचीत शादी से पहले और बाद में भी हुई थी। इसमें से पिछले कुछ ही दिनों में 119 कॉल हुए थे। पुलिस संजय वर्मा नाम के व्यक्ति की तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस वालों को आगे की जांच में पता चलता है कि संजय वर्मा नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, बल्कि ये नंबर वास्तव में राज कुशवाहा नाम के एक लड़के का है। राज कुशवाहा के बारे में और जानकारी निकालने पर पता चलता है कि वास्तव में राज कुशवाहा सोनम के ही प्लाईवुड फैक्ट्री में 20,000 महीने की तनख्वाह पर जॉब किया करता था। इतना ही नहीं, जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो सोनम के आसपास 3 अनजान शख्स लगभग सभी लोकेशन पर दिखाई देते हैं। इनकी पहचान विशाल, आकाश और आनंद के तौर पर होती है।
इन लोगों की कुंडली निकालने पर पता लगता है कि ये लोग इस राज कुशवाहा नाम के व्यक्ति से लगातार कांटेक्ट में हैं। इतना सब कुछ सामने आने के बाद ये साफ हो जाता है कि राजा की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। इसलिए पुलिस वाले जल्द से जल्द सोनम और दूसरे सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। इस इन्वेस्टिगेशन में मेघालय पुलिस के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी मदद ली जाती है, लेकिन अगले कई दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। भले ही सोनम पुलिस की पकड़ से दूर थी, लेकिन पुलिस वाले लगातार सोनम की लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे। इसमें भी एक समस्या ये थी कि सोनम लगातार अपने नंबर को स्विच ऑफ रखती थी। उसने अपने मोबाइल की बजाय दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसलिए सोनम अगले कई दिनों तक पुलिस वालों से 2 कदम आगे ही चलती रहती है। राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद तक पुलिस और सोनम के बीच लुक्का छिप्पी का खेल चलता रहता है। फाइनली 9 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात के लगभग 1:30 बजे एक ढाबे पर पहुंचती है और ढाबे पर काम कर रहे युवक से मोबाइल मांगकर अपने भाई गोविंद को कॉल करती है। इसके बाद गोविंद ढाबे वाले से बात करते हुए पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। ढाबे वाले व्यक्ति के बयान के मुताबिक वो पुलिस को फोन करता है और जल्द ही पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर सोनम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आते ही सोनम सबसे पहले ये जताने की कोशिश करती है कि राजा की हत्या करने के बाद कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उन्हीं किडनैपर से बचकर वो ढाबे पर पहुंचती है। पुलिस वाले तो पहले से ही सोनम की पूरी कुंडली निकाल कर बैठे हुए थे, इसलिए वो सोनम की बनी बनाई बातों पर यकीन नहीं करते हैं। सोनम पर शक की सबसे पहले और बड़ी वजह यह बनी थी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक सूटकेस उस घर से मिलता है जहां पर अपनी ट्रिप के दौरान सोनम और राजा रुके थे। इसी सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र और शादी की रिंग भी मौजूद थी। एक शादीशुदा महिला भला अपना मंगलसूत्र यूं ही लावारिस छोड़कर कैसे गायब हो सकती है? बस यहीं से सोनम पर शक गहरा हो जाता है। इसके अलावा क्राइम सीन पर जो रेनकोट पुलिस को मिला था, वो गायब होने से पहले सोनम अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में पहनते हुए नजर आ रही थी। रेनकोट से कुछ डीएनए सैंपल भी बरामद किए गए थे, वो सोनम से मैच कर जाते हैं। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि सोनम हत्या के समय मौके पर मौजूद थी। सोनम पुलिस की पकड़ में उत्तर प्रदेश में आई थी, जबकि मामला मेघालय में दर्ज था। इसलिए जल्द ही सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। सोनम की गिरफ्तारी के अगले ही दिन हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों के साथ साथ राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोनम और अन्य आरोपी से लंबी पूछताछ की जाती है और फिर पुलिस एक सनसनीखेज खुलासा करती है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई थी और यह हत्या के पीछे की वजह सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम अपनी ही फैक्ट्री में काम करने वाले अपनी उम्र से 5 साल छोटे राज कुशवाहा से प्यार करने लगती है। सोनम और राज कुशवाहा की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए सोनम डर के मारे परिवार वालों के सामने अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाती है। इसी बीच सोनम के पिता सोनम की शादी राजा रघुवंशी से तय कर देते हैं। कथित तौर पर सोनम इस शादी से इनकार करती है, लेकिन सोनम के पिता कहते हैं कि लड़का और परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए शादी होगी तो राजा रघुवंशी से ही होगी। जब सोनम को लगने लगता है कि वो इस शादी को नहीं टाल पाएगी, तो वो शादी के लिए राजी हो जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे एक खौफनाक खूनी साजिश भी रचने लगती है। किसी को उसकी साजिश की बू ना लगे, इसलिए सोनम शादी की सभी रस्मों को खुशी खुशी पूरा करती है। फिर बड़ी ही चालाकी से परिवार वालों की मर्जी के विरुद्ध कश्मीर की बजाय मेघालय जाकर हनीमून बनाने का प्लान करती है। मेघालय जाने के पीछे का कारण यह था कि बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने पहले ही सभी प्लान तय कर लिया था। इन लोगों को लगा था कि मेघालय में ही हत्या करना आसान होगा। उधर सोनम अपने पति को लेकर मेघालय हनीमून के लिए जाती हैं। इधर उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा अपने तीनों साथियों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को राजा रघुवंशी की हत्या के लिए तैयार कर लेता है। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं जाता है, लेकिन उसके तीनों दोस्त सोनम के पीछे पीछे मेघालय पहुंच जाते हैं। सोनम साजिश के तहत राजा को लेकर सुनसान इलाके में चली आती है। यहां ट्रैकिंग करते हुए सोनम जानबूझकर राजा के पीछे आ जाती है। इसी दौरान मौका देखते ही सोनम विशाल को हमला करने का इशारा करती है।
सोनम का इशारा मिलते ही विशाल धारदार हथियार से राजा रघुवंशी के सिर पर हमला कर देता है। दूसरा हमला आकाश राजपूत करता है। इन दो हमलों की वजह से वहीं पर एक झटके में राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। राजा की हत्या के बाद राजा की बॉडी को वहीं पर खाई में फेंक दिया जाता है। हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया हथियार भी वहीं पर फेंका जाता है। आगे की जांच में घटनास्थल से मिले हथियार से इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर जाते हैं। आरोपियों की शर्ट पर राजा रघुवंशी के खून के निशान भी पड़ गए थे। सोनम का रेनकोट भी राजा रघुवंशी के खून से सन चुका था। इसलिए ये सभी लोग अपना अपना कपड़ा निकालकर वहीं पर फेंक देते हैं और कपड़ा बदलकर मेघालय से निकलकर अलग अलग लोकेशन पर चले जाते हैं। सोनम मेघालय से भागकर इंदौर, वाराणसी समेत कई अलग अलग जगह पर जाकर छिपती है। उसने छिपने के लिए फ्लैट भी किराए पर ले लिया था। इस दौरान वो दूसरे लोगों की मदद से कई अहम सबूत भी मिटाने की कोशिश करती है। आगे चलकर पुलिस सोनम को छिपने में मदद करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम के बैग से एक दूसरा मंगलसूत्र भी बरामद होता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि सोनम ने या तो राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले या फिर उसकी हत्या के बाद राज कुशवाहा से चुपचाप शादी कर ली होगी और ये दूसरा मंगलसूत्र दूसरी शादी का हो सकता है। हालांकि सोनम की दूसरी शादी से जुड़ी रिपोर्ट को अब तक ना तो परिवार ने और ना ही पुलिस ने कंफर्म किया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद सोनम का भाई उम्मीद से उलट राजा रघुवंशी के परिवार के दुख में शामिल होता हुआ दिखाई देता है। लोग सोनम के भाई के इस कदम की तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सोनम का भाई भी अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने लगता है। यहां तक कि सोनम से उसका भाई रक्षाबंधन के समय राखी भी बनवाने का प्लान कर रहा था। लेकिन रक्षाबंधन से ठीक 2 दिन पहले सोनम की दादी की डेथ हो जाती है। इस कारण वो नहीं जा पाता है। खबरों के मुताबिक सोनम के कारनामों से दादी को गहरा सदमा लगा था और इस सदमे में वो चल बसी। सोनम की गिरफ्तारी के बाद मीडिया के जरिए ये बात भी सामने आती है कि जो 16 लाख के गहने सोनम की शादी में राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने चढ़ावे में दिए थे, वो सभी गायब हैं और राजा रघुवंशी के लगभग 9 लाख रुपए सोनम ने गायब कर दिए हैं। लेकिन पुलिस की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं की जाती है। हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार वालों से गहने की तस्वीरें जरूर मांगी जाती हैं। अगस्त महीने में ही राजा के परिवार वालों की ओर से गहनों की तस्वीर पुलिस को सौंप दी जाती है। आगे की जांच में साबित होता है कि हत्या के लिए हथियार खरीदने के पैसे सोनम ने ही दिए थे। किलर्स को भी मेघालय तक जाने का खर्चा सोनम ने ही दिया था। दावों के मुताबिक हत्या के बाद सोनम ने अपने ही हाथों से राजा को खाई में फेंका था। इसके बाद वह इंदौर भाग कर आ जाती है और 3 अलग अलग मोबाइल खरीदती है। इसी का इस्तेमाल करते हुए वो लगभग 17 दिनों तक पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहती है। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। आगे इस केस में जो कुछ भी होगा हम आपको नई वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। सोनम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब तक आपने अगर क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।